मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी सिद्धांत मौर्य जी। सिद्धांत जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे छात्रों के सबसे अहम मुद्दे पर, पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों की आवाज। पहला सवाल सिद्धांत जी मेरा है, पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि हर बड़े एग्जाम में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है। लाखों छात्र दिन रात पढ़ाई करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ माफिया और नेता मिली मिली भगत से पूरे सिस्टम ही छात्र के साथ मजाक कर देता है। सरकार दावा करती है कि वह सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन नतीजे कुछ भी नहीं आते। मेरा सवाल है कि आ, आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती है? देखिए, पेपर लीक होने का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार जो जिन एजेंसियों को टेंडर के में दे रही है परीक्षा कराने के लिए, वो सारी एजेंसियां खास तौर पर प्राइवेट एजेंसियां हैं। और प्राइवेट एजेंसियों के पास कोई इस तरीके से बहुत बड़े सुविधा नहीं होती है कि वो पेपर सही तरीके से करा लें। तो इसकी वजह से दूसरा, जो सरकारें जो जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा कराने के लिए इनको कड़े कदम उठाने चाहिए, एक व्यवस्था के तहत होनी चाहिए, तो इनकी अव्यवस्था होती है। इस अव्यवस्था की वजह से पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। सबसे सोचनीय बात है, सबसे बड़ा चिंता का विषय तब हो रहा है, हैरानी इस बात की होती है कि परीक्षा लीक वहां पर भी हो रहे हैं जहां कंप्यूटराइज हो रहे हैं। पहले यही परीक्षाएं, कंपटीशन की परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं ऑन पेपर होता था, ऑफलाइन मोड में होते थे। जैसे पीएमटी सीपीएम से होते थे, तो वहां पर इतने बड़े पैमाने पर कभी भी हमें सुनने को देखने को नहीं मिला कि पेपर गड़बड़ियां की वजह से या पेपर लीक हुए। ऐसा नहीं मिलता, जबकि वहां बहुत ज्यादा मैन पावर लगता है। मगर आज के समय में जब सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम है, सब सीबीटी के माध्यम से चल रहे हैं, फिर भी सरकार की लापरवाही की वजह से इनकी योजनाएं उस तरीके से गंभीर तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इस वजह से पेपर लीक जैसी समस्या आती है। और इस पेपर लीक में खास तौर पर बहुत पेपर सरकार से संबंधित जो भी लोग होते हैं, बड़े मंत्री या रसूखदार या ऐसे, वो लोग भी को मिलता है। इस वजह से ये सुनियोजित तरीके से कहा जा सकता है कि सरकारें इस पर गंभीर नहीं हैं। और विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ी ये समस्या है पेपर लीक। अब तक केवल मात्र 5 साल में 65 पेपर लीक हुए। कुछ 65 पेपर में से अब तक जिसमें 45 ऐसे पेपर हैं जो सरकारी भर्तियों से रिलेटेड थे, और उसमें से जी। 27 ऐसे पेपर लीक हुए जो अभी तक परीक्षाएं निरस्त हो गई और सरकार ने करा नहीं पाई। तो ये लापरवाही है, और घोर लापरवाही की वजह से यह सारा काम हो रहा है। सिद्धांत सर, देखे तो आप सरकार पर आरोप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है आपके पास? हल सरकार को करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंसियों को दिया जा रहा है, प्राइवेट एजेंसियों को, बल्कि सरकार एक, जब हमें हर एग्जाम कराने हैं, देश भर में प्रतियोगी परीक्षाएं करानी, तो सरकार को एक आयोग बनाना चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए। और वो कमीशन, ऐसा कमीशन, मजबूत कमीशन होना चाहिए। उस कमीशन के माध्यम से देश की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट कराई जानी चाहिए। और स्टेट की भी इसी तरह कमीशन बननी चाहिए, और सेंट्रल की भी कमीशन बननी चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर को भेजने के बजाय इसको सरकार के नियंत्रण में सरकारी संस्थाओं के द्वारा ये काम पर लगाना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें कड़े कानून की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी इसमें पेपर लीक ऐसी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त अधिकारी होगा, उनको त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनके सजा दी जानी चाहिए, सजा की प्रावधान होना चाहिए।
ये सारे अगर प्रावधान सरकार की मंशा भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि सरकार की अगर मंशा वास्तव में निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षाएं की अगर है तो निश्चित तौर पर ये काम हो सकता है। और तीसरी बात, जितने भी प्राइवेट संस्थान अभी टेंडर दी गई प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनको तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। जिन लोगों ने परीक्षाएं कराने में धांधली में पाए गए हैं, उन सारी एजेंसियों को उनका रजिस्ट्रेशन तुरंत कैंसिल करते हुए उनको सजा देनी चाहिए। जो प्रावधान ये अगर सुविधाएं करती है, ये सारी प्रावधान सरकार करती है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सिद्धांत सर, अगर बेरोजगारी पर बात करें तो आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिवाइडेड है, लेकिन हकीकत यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आपको नहीं लगता कि सरकार जानबूझकर ऐसा फैसला ले रही है, सरकार जानबूझकर युवाओं को बेरोजगार बना रही है? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें आपके द्वारा कही। जैसे आप पूछ रहे हैं कि जानबूझ करके सरकार इस रोजगार नहीं देना चाहती, और दूसरी बात है कि जानबूझ करके ताकि लोग आंदोलन ना करें, ये बातें नहीं है। अगर रोजगार सरकार नहीं दी तो बेरोजगारी के खिलाफ जनता और समाज में गुस्सा भड़केगा, इससे आंदोलन और बढ़ेगा समाज में। तो इसकी वजह जी। यह है कि रोजगार देने की वजह है कि सरकार के पास जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं प्राइवेट सेक्टर को बेचने लगे। जैसे जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, खास तौर पर रेलवे हुआ, भेल हुआ, सेल हुआ, गेल हुआ, जितनी नवरत्न कंपनियां होती थी भारत की, वो कंपनियां भी प्राइवेटाइज सेक्टर में होने लगी। अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से सरकारी नौकरियां मिलना बड़ी ही मुश्किल हो गई है। इसकी वजह से नहीं है। दूसरा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, रोजगार परख ऐसी योजनाएं नहीं पा, इनके पास प्लान ही नहीं दिखता, या ये प्लान ही नहीं दे पा रही है समाज में कि रोजगार इससे सृजन होना चाहिए। ऐसा कोई प्लान सरकार के नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह से जब प्लान ही नहीं होगा सरकार के पास तो रोजगार सृजन नहीं होगा। जब रोजगार सृजन नहीं होगा तो वास्तव में रोजगार कहाँ से युवाओं को मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जी। हर विभागों में वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं। कोई आपको दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की इन विभागों में लगभग 40 लाख के पद सृजित हैं, जिसमें से 10 लाख ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं, सालों साल से खाली पड़े हैं। अगर वो सरकार ने रिक्तियां करे, निकाले, तो निश्चित तौर पर उन युवाओं को, 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार खाली पड़े पद को भी निकालने की कोशिश नहीं कर रही है, बजट का हवाला देती है। तो आप देखेंगे सारे विभागों में फिजिकल तौर पर वेरीफाई करेंगे तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर एक एक आदमी, एक छोटा सा गांव का लेखपाल जो होता है, वो एक लेखपाल 10-10 गांव का देख रहा है, इंचार्ज के तौर पर वो काम देख रहा है। तो यानी एक आदमी के ऊपर 10 गांव की जिम्मेदारी 10 लेखपाल की जिम्मेदारी थोपी जा रही है। ऐसे हर विभागों में है। जी। हर विभागों में लोग कम है और ये जो लोग हैं उनको दूसरे की जिम्मेदारी थोपी जा रही। तो इससे क्या है, रिक्तियां नहीं निकाल रही सरकार, जानबूझ करके रिक्तियां नहीं निकाली जा रही है। पद खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारे संस्कार सरकारी संस्थानों पे पद खाली पड़े हैं। अकेले टीचिंग में उत्तर प्रदेश में लाखों वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। तो इस तरीके से अगर भर्तियां करी जाए तो बड़े पैमाने पे रोजगार जो समस्या है वो सरकार चाहेगी तो निश्चित तौर पर ये रोजगार की समस्या समाधान हो सकता है। सरकार चाह नहीं रही है। सरकार इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि रोजगार अगर देगी तो बजट का प्रावधान करना पड़ेगा, तो बजट इनको चुनाव के लिए जी। चाहिए।
बजट इनको मंदिर और मस्जिद के विवाद के लिए चाहिए, तो इसलिए अब युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते, इसी वजह से बजट का हवाला, जबकि भारत में बजट की कमी नहीं है, बजट पर्याप्त है, फिर भी ये लोग हवाला दे रहे हैं। सिद्धांत सर, बात करें आंदोलन की, तो लोकतंत्र में आंदोलन करना हर नागरिक का हक है और छात्रों की आवाज तो हमेशा से ताकत रही है। लेकिन आज जब छात्र अपने हक के लिए सड़क पर उतरते हैं, उन पर कभी लाठियां चार्ज की जाती, कभी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, कभी जेलों में ठूस दिया जाता है, तो क्या सरकार छात्रों से डरती है? और क्या ये तंत्र की हत्या नहीं है? निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है आर्टिकल, जो संविधान ने हमें आर्टिकल 19 दिया, 19 के अंतर्गत हम अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर हम अपनी बात जी। ना रखें, इसलिए सरकार दमन नीति व्यवस्था लागू करती है। तो किसी भी आंदोलन को दबाने की कोशिश हर सरकारें ने की है, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकारें रही। सरकार की नीतियां ही होती हैं कि हम जनता जनता के आंदोलन या छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश करें। अगर हम छात्र नौजवानों की सबसे बड़ी जरूरत है कि वो दबाने के लिए कोशिश करें, तो आप और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है छात्रों को, क्योंकि ये आंदोलन अगर जन आंदोलन में कन्वर्ट होगा तो सरकार नहीं दबा पाएगी। हमारी तैयारी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतना ज्यादा ये आंदोलन सफल किया जा सकता है। और लोगों का जो समाधान नहीं हो पा रहे, तो जो बेरोजगारी जैसी समस्या है, आत्महत्या जैसी समस्या है, सिलेबस एक नहीं है, ऐसी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो बेटियों से संबंधित हैं। इन समस्याओं को लेकर के आज वर्तमान समय में ये जरूरत है कि छात्र आंदोलन खड़ा होना बहुत अति आवश्यक है। अगर ये छात्र आंदोलन खड़ा किया जाए देश भर में, तो बहुत परिवर्तन देखा जा सकता है। यहाँ तक कि आपको याद जी। होगा कि बांग्लादेश में जो एक डेढ़ पहले आपने देखा कि शेख हसीना को तख्ता पलट करना हुआ, शेख हसीना तख्ता पलट हुआ, पर अब पूरा परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में। वही कंडीशन श्रीलंका में आपने देखा होगा, ताजा उदाहरण है। तो आंदोलन से बहुत परिवर्तन हो सकता है, इसलिए सरकारें इस परिवर्तन ना हो, इसलिए सरकारें ये आंदोलन दबाने की कोशिश करती है। प्रधान जी, आप भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक संगठन आते हैं, तो संगठनों की भी भूमिका होती है आंदोलन में। सरकार पर सवाल उठाना जरूरी है संगठनों का, लेकिन छात्र यह पूछते हैं कि आगे संगठन उनकी लड़ाई को किस दिशा में लेके जा रहा है। कई बार यह आरोप लगता है कि छात्र संगठन सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर तक ही रह जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि छात्र संगठनों को अब ठोस रोड मैप और समाधान देना चाहिए, वरना उनकी जो भरोसा है उनका, उस पर सवाल खड़े होंगे? देखिए, भारत में अब तक जो कंडीशन है छात्र आंदोलन के, ज्यादातर छात्र आंदोलन जो जी। उभरे, थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा छात्र आंदोलन तो नहीं उभरा। ज्यादातर छात्र आंदोलन किसी न किसी पॉलिटिकल विंग का एक आंदोलन रहा है, जिसे हम मानते हैं कि यह छात्र आंदोलन है। जैसे हर पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, सेंट्रल की या स्टेट की, ये जो छोटी पार्टियां हैं, उनके अपने छात्र विंग हैं, उनके माध्यम से आंदोलन खड़ा किया गया और बाद में वो राजनीतिक करियर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण ज्यादा देखने को मिला, मगर छात्र आंदोलन से बहुत सारा छात्रों का अहित भी हुआ, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। मगर हम छात्रों का एक बात समझने की जरूरत है। हम राजनीतिक तौर पर किसी आंदोलन को खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ही जा करके रुकेगा। अगर हम इसी छात्र आंदोलन को सामाजिक तौर पर सामाजिक आंदोलन के तहत खड़ा करेंगे, तो इसका राजनीतिकरण नहीं होगा, बल्कि
से समाज में हर वर्गों से सामाजिक नेतृत्व निर्माण होगा, लीडरशिप स्थापित जी होगा। और सामाजिक लीडरशिप जब तक नहीं, सोशल बेस्ड जब तक लीडरशिप नहीं स्थापित होगा छात्रों में, तब तक वास्तव में छात्र आंदोलन का परिणाम जिस तरीके से आप चाह रहे हैं या समाज चाह रहा है, उस तरीके से हमारे सामने नहीं हो पाएगा। इसलिए हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से वास्तव में हम छात्र आंदोलन को राजनीतिकरण के माध्यम की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं, बल्कि छात्र आंदोलन को इस देश के दशा और दिशा में परिवर्तन कारक के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। इस में जो जी आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इस देश में बड़े पैमाने पर एक वर्ग का कब्जा हुआ है, व्यवस्था का पर अनियंत्रित एक वर्ग का कब्जा है, तो इस व्यवस्था का परिवर्तन की जरूरत है, सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। इसमें जाति समाज है, तमाम समस्याएं हैं, उन सारे सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। अगर सामाजिक परिवर्तन को आधार बना करके हम लोग छात्र आंदोलन खड़ा करते हैं, तो इससे छात्रों का अहित नहीं होगा, छात्रों का बहुत बड़ा हित होगा और छात्र आंदोलन से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तीसरी बात, इससे छात्रों में एक लीडरशिप, सामाजिक लीडरशिप स्थापित हो सकती है। इस लिहाजे से अगर हम लोग छात्र आंदोलन खड़ा करते हैं तो इसका प्रॉफिट इस तरीके से देखने को मिलेगा। सिद्धांत जी, अगर बात करें पेपर लीक की या शिक्षा विरोधी नीति की या भर्तियों की, तो इन सारी मुद्दों की अगर हम बात करें तो इन मुद्दों को लेकर आपके संगठन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का क्या एक्शन प्लान है आगे चल के? क्या आप इन सब मुद्दों के विरोध को लेकर सड़कों पर आने वाले हैं? निश्चित तौर पर आपको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाह रहे हैं कि हम लोग जी एक 11 अप्रैल 2011 में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसके बाद से लगातार हम लोग सामाजिक परिवर्तन को आधार बना करके लगातार देश भर में युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको संगठन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। आज वर्तमान दो संगठन का जाल है, तो अभी हम लोग इसको और बढ़ाने की जी दिशा पर हैं। 200 जिले से बढ़ा करके 400 जिले की ये आंदोलन खड़ा करने की दिशा पर काम कर रहे हैं इस दिसंबर को। साथ में को और हमारे जो लेकर के अब हम सड़क पर उतरने के लिए तैयारी पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इसी साल 18 जुलाई को हम लोगों ने स्कूल बंद के कर रही प्रदेश की सरकार, उसकी भी हम लोगों ने 18 जुलाई को बड़ा आंदोलन किया लखनऊ में। तो उसका परिणाम रहा कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। सरकार बैकफुट पर गई और सरकार का मंत्री आकर के कहा कि आ, जो हेलो। चेंज ये किया, जो 500 मीटर से या 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर के स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा। तो वो जी क्राइटेरिया बनाया और क्राइटेरिया के अनुसार बहुत सारे स्कूल बच गए, नहीं तो 27,000 स्कूल प्रभावित होते। तो यानी बैकफुट जी पर आई। इसी तरीके से हम लोग औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में भी आंदोलन अभी 28 तारीख को किया, 28 जुलाई को। तो छात्र आंदोलन और काफी विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला इससे। अभी इसी आंदोलन को हम लोग आने वाले समय में हर राज्यों में बेरोजगारी, शिक्षा नीति के खिलाफ, जो वर्तमान में शिक्षा नीति है वो बहुत ही SC ST OBC के भविष्य के विरोधी नीति है, एक तरीके से कहा जाए। और
पेपर लीक जैसी समस्याएं, स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ज्यादातर स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, फीस महंगी होती जा रही है, यानी शिक्षा महंगी होती जा रही है, असमान शिक्षा लागू है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में हम लोग देश भर के कई राज्यों में आंदोलन सितंबर महीने में करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 18 को मध्य प्रदेश है, 22 को उड़ीसा है, 16 तारीख को आप राजस्थान है, फिर 16 तारीख को हरियाणा भी है, और इस तरीके से आपका कई राज्य छत्तीसगढ़ में भी है। तो इस तरीके से हम लोग कई राज्यों में ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान होगा एक राष्ट्रीय स्तर का प्लान, जो दिल्ली की तरफ होगा, जी दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। तो अभी इस मूवमेंट को लेकर के, विद्यार्थियों के तमाम तमाम मुद्दों के लेकर के हम लोग छात्र आंदोलन करने की दिशा पर काम कर रहे हैं। जी जी सिद्धांत जी, आप बेहद बेखौफ होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आप दिल्ली में तमाम मुद्दों, विद्यार्थियों के तमाम मुद्दों को लेकर 16 सितंबर को, सॉरी 6 अक्टूबर को आप आंदोलन करने जा रहे हैं। आपने अपना अक्टूबर बहुत को। कीमती समय दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है, न्याय की है, ये संघर्ष है। आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।